हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं रिवाइज कराने वाली हूँ ऐसे 240, तो तैयार हो जाइए। ये एक समरी लेक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाया है। इस 240 को मैंने पूरा अच्छी तरीके से मेन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रिकॉर्ड करा है आपके लिए। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट रिमेम्बरिंग द मेन एस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कि यार ये ऐसे आया क्यों, क्या कहना चाहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टैंडर्ड बनाया। मैंने सारे कीवर्ड्स इसमें कवर किए हैं। दिस इज जस्ट अ मैराथन लेक्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐसे 240 हेडफोन्स डाल दीजिए कानों में, क्योंकि ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है। ऐसे 240 अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कोई भी फ्रॉड नजर आता है तो वो क्या करेगा। तो इस केस में लिखा है कि अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई मतलब एनी काइंड ऑफ फ्रॉड या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वो असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा और उस हिसाब से उसके प्रोसीजर्स फ्रेम करेगा। देखिए, फ्रॉड ऑडिटर दो तरह के फेस करता है अपने क्लाइंट के यहाँ पर। एक तो फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब बुक्स में जो लिखा है वो एकदम गलत है, एसेट्स को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू किया है, लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू किया है, काइटिंग, विंडो ड्रेसिंग, टीमिंग एंड लीडिंग, या कुछ भी मतलब घोटाला, मतलब कुछ भी गलत तरीके से आपने डिस्क्लोज करा है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड्स। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके जो फ्रॉड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। समझ रहे हैं आप, मतलब एसेट्स का गबन, चोरी, हेरा फेरी, कंसीलमेंट, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, चुराना एसेट्स को, एम्प्लॉयज ने अपने गलत पर्सनल यूज के लिए काम ले लिया, तो इनको बोलते हैं फ्रॉड्स विच आर एड्रेस्ड इन ऐसे 240। फ्रॉड क्या होता है? जानबूझकर, डेलिबरेटली आपने केयरफुली प्लान करा है, कुछ मैनिपुलेटिव या कुछ गबन, एम्बेजलमेंट, आपके दिमाग में कुछ माती शरारत चल रही है। टू टाइप्स, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब ऑडिटर क्या करेगा? अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिल जाता है तो सबसे पहले वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेगा कि मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पर ये फ्रॉड पकड़ लिया है, आप इसको सही करवाओ। अगर आप सही करवाते हो और प्रूव कर देते हो कि अब ये फ्रॉड नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप क्लास में बात कर रहे हो, मैंने आपको बोला चुप हो जाओ और आप चुप हो गए, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मेरे बोलने के बावजूद भी आप चुप नहीं हुए तो आई कैन थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, बाहर निकल जाओ। राइट, ऑडिटर भी ऐसे ही करता है कि अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन नजर आता है तो वो पहले बहुत हम्बली कम्युनिकेट करेगा, सही कर लो। लेकिन अगर मैनेजमेंट फिर भी सही नहीं करता, टीसीडब्ल्यूजी कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेता, तो हम उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं। अगर वो फ्रॉड मटेरियल है और परवेजिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। अगर वो फ्रॉड मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन, दैट इज एज पर 700। हमने ऑडिट ओपिनियन वाला जो स्टैंडर्ड पढ़ा है उसके हिसाब से हम इसको गवर्न करेंगे। अच्छा, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जल्दी बताओ। कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, सब अच्छे से हो, सारी चीजें प्रॉपर हो, ये मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का नहीं। कंपनी में सब चीजें सही तरीके से रखना, फ्रॉड्स ना करना, ना होना, अगर फ्रॉड्स हो तो समय पर पकड़ना, उसे सही करना, ये मैनेजमेंट का काम है। अगर ऑडिटर को फ्रॉड नजर आ जाता है तो वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे टू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड सही नहीं करते हैं तो फिर हम अपने ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज योर ऐसे छोटा सा 240 कंप्लीट। राइट, अब बैक टू बैक इसी लेक्चर में मैं आपको ऐसे 250 भी रिवाइज करवा देती हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माई फेवरेट इन ऐसे 200 की सीरीज। फेवरेट लगता है मुझे ये, क्यों पता है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन, जब हम ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसी में बहुत सारी चीज़ें इस ऐसे को क्लियर कर देती है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ऐसे ही 200 ऑडिट की डेफिनेशन बताती हूँ। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। क्यों? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव, जल्दी बोलिए, to express an opinion whether financial statements give true and fair view. And what do you mean by true? Honestly बने हैं या नहीं, अच्छे से बने हैं या नहीं। And what do you mean by this word fair? As per AS and as per law बने हैं या नहीं। लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, AS जो हमारे ICAI ने दिए हैं। अब इसका मतलब ये है कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ के हिसाब से बने हैं या नहीं, एएस के हिसाब से बने हैं या नहीं। ये जो रिपोर्ट करना है ना, लॉ के हिसाब से बने हैं या नहीं, यही तो है स्टैंडर्ड। देखिए ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ, व्हाट इज द वर्ड?
ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या ऑडिटर ऑडिट करते हुए ध्यान रखेगा क्या कि लॉ फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है? ऑब्वियसली ध्यान रखेगा, ये तो हमारी डेफिनेशन में लिखा है, ये हमारा कोर काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं चेक कर रही हूँ क्या वो लॉज एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है। ऑडिटर आते ही क्या करेगा? सबसे पहले आते ही ऑडिटर मैनेजमेंट से एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जैसे बोलते हैं MRL या WRL लेगा। हम मैनेजमेंट को पहले ही फोन करके बोलेंगे कि आप जल्दी से मुझे लिस्ट दे दो कि आपके ऊपर कौन कौन से लॉज लगते हैं। हमने मैनेजमेंट को सबसे पहले बोला हमें MRL दे दो। उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट ने ये लॉज कंप्लाई किए होंगे। अब मैं खुद भी चेक करूंगी बीइंग एन ऑडिटर, अच्छा कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो इनके अलावा भी लग रहा है पर मैनेजमेंट को पता ही ना हो। सपोज मैनेजमेंट कहता है भाई हमारे ऊपर ये 9 तरह के लॉज लगते हैं, भाई हमारे यहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, कोई एसेंशियल कमोडिटी में डील करे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कंपनी है तो कंपनी एक्ट, लिस्टेड है तो सेबी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज चल रहे हैं ट्रांजैक्शंस तो फेमा एक्ट। ऐसे करके मैनेजमेंट ने मुझे 9 की लिस्ट दे दी। अब मैं भी तहकीकात करूंगी बीइंग एन ऑडिटर कि इसके अलावा कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो लग तो रहा है पर मैनेजमेंट ने अप्लाई नहीं किया है। और जो लॉ लिस्ट दी है मैनेजमेंट ने वो भी चेक करूंगी क्या अच्छे से कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन हर लॉ को इतना बारीकी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लॉ को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन सी कैटेगरी? ऐसे लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको हम बहुत 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 डिटेल में चेक करेंगे। We will gather sufficient appropriate audit evidences and we will frame our opinion. लेकिन वो लॉज जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, लेकिन देखिए मैम उनको चेक ही क्यों करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लग ही नहीं रहे। गाइज अगर उनको चेक नहीं किया, सपोज वो फॉलो नहीं हुए, तो क्या लगेगी? पेनल्टी। और पेनल्टी किस में आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो चाहे लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो या ना हो, हमें चेक तो करना ही है। बट हाँ, इसको हम थोड़ा लिमिटेड चेकिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपरी चेक कर लिया कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है नहीं कंप्लाई हो रहा है तो वी विल कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट। यही है थर्ड ब्लॉक। ऑडिटर विल कैरी आउट प्रोसीजर्स इन केस ही नोटिसेस एनी नॉन कंप्लायंस। अगर उसको पता चलता है कि कोई नॉन कंप्लायंस है, कहीं पर फ्रॉड्स दिख रहे हैं, डेलिबरेटली लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, तो वो मैनेजमेंट को हाथ जोड़ के विनती करेगा। मैनेजमेंट को बोलेगा लॉ कंप्लाई करो। मैनेजमेंट नहीं मानता है तो क्या होगा? तो वो TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। क्या होते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस? दे आर द हायर हायरार्की इन द मैनेजमेंट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट, द CFO, द डायरेक्टर्स, MDs को कम्युनिकेट करेगा ये लॉ है, फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ब्रीच हो रहा है, पेनल्टी लग सकती है और मेरा भी ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। उनको कम्युनिकेट करेगा। अगर फिर भी उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया तो मैं अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकती हूँ। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट बहुत मटीरियल, बहुत परवेसिव है, तो सीधा एडवर्स ओपिनियन। इम्पैक्ट है बट इतना परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी लिखा है कि हमको भी बताओ ये बात कि अगर ऑडिटर को पता चलता है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा तो कम्युनिकेट करो, तो ऑडिटर उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताएगा। जैसे मैम एग्जाम्पल, जैसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग। अगर ऑडिटर को पता चलता है कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, कंपनी पर कोई फ्रॉड कंपनी के एम्प्लॉयज ने किया है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो किसको बताएगा? मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम अपनी इच्छा से ADT 4 में थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहे हैं। हमें बोला गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि अगर ऐसा कोई फ्रॉड ऑडिटर को दिखता है जो 1 करोड़ से ज्यादा है, कंपनी पर हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज ने किया है, कम्युनिकेट करो। कहाँ? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी वो ले लेगी। यही है आपका ऐसे 250। इसमें ये भी लिखा है कहाँ कहाँ आपको लगता है क्लाइंट को देखकर कि लॉ फॉलो नहीं हो रहा होगा। इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देर आर सम डाउट्स इन योर माइंड दैट द क्लाइंट इज नॉट फॉलोइंग एनी लॉ और रूल और रेगुलेशन, व्हाट कैन बी द इंडिकेशन। हो सकता है हम बार बार लॉयर को पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है हम बार बार किसी को कैश दे रहे हैं बिना किसी एंट्री के, हो सकता है हम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ना कोई ऐसे बार बार आपके यहाँ पे पुलिस विजिट्स हो रही है, कुछ मीडिया में आपके बारे में बुरा कमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो ही सकती है। आप किसी चीज़ को सेल प्राइस जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत कम में बेच रहे हो या बहुत ज़्यादा में बेच रहे हो सकता है ना कोई 100 रुपये की चीज़ में 1-1 रुपये में सेल करी हो क्योंकि मुझे लग रहा है यार ये चीज़ यहाँ से निकल जाए बस, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ब्रीच किया है, तो इट मे बी इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो ऑडिटर को इन इंडिकेशन से समझ आ जाएगा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाज़ा तोड़। तो यहाँ पर यही है
कि हम लॉ को कैसे कंसिडर, कहाँ कहाँ किस एस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे और कैसे ऑडिट करेंगे. तो दिस वर द रिविजन ऑफ ऐसे 240 एंड 250. ये आपको रिविजन अच्छा लगा होगा. आई होप. प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा. सिर्फ आपके लिए बनाया है मैंने ये, ताकि आप एग्जाम के जस्ट पहले सुन के चले जाए. 10-15 मिनट्स में ऐसे ओवर, राइट, जिसमें मैंने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया है. तो दिस वॉज योर स्टैंडर्ड. एंड अब मिलेंगे अगले लेक्चर में. ऐसे 200 की सीरीज के 2 ऐसे और बच्चे हैं 260, 265 को रिवाइज करने के लिए. ओके गाइस, सी यू सून, बाय, टेक केयर.